निदान में अतीत में दबे पाँव में पढ़ रहे हैं हम लोग कि जो लेखक है वो मोहनजोदड़ो की स्तूप वाले टीले को देखने जाता है और वहाँ वो देखता है एक महाकुंड को देख के अंदाज़ा लगाता है कि यह सामूहिक स्नानागार रहा होगा और जब कोई अनुष्ठान रहता होगा तो यहाँ मोहनजोदड़ो में रहने वाले सभी लोग स्नान करते रहे होंगे। उसी को लेकर के लेखक बता रहा है कि वो कुंड बना कैसे था। तो देखते हैं पेज नंबर 39 पे। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी हैं और ईंटों से ढकी हुई हैं। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई हैं। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। लेखक बता रहा है कि जो कुंड है उसकी खासियत यह है कि पक्की ईंटों से बना है। कुंड का पानी रिस कर बाहर न जाए और बाहर का गंदा पानी कुंड के पानी में न मिले, इसके लिए कुंड के तल को और दीवारों को ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल करके बनाया गया, मतलब पक्का बनाया गया है। चूना चिरोड़ी होता है पत्थरों को घिस के, खड़िया पत्थर को घिस करके उससे ईंटों को जमाने का प्रयोग किया जाता है सीमेंट की तरह। पार्श्व मतलब पीछे की दीवारों के साथ दूसरी दीवार, मतलब पीछे जो दीवार है स्नानागार का, उसके पीछे एक और दीवार करके उसके अंदर बाहर का पानी आने से रोकने की उपयुक्त व्यवस्था की गई है। यहीं पे एक कुआं है जिसका जो किनारा है वो दोहरा बनाया गया है ताकि इसका पानी शुद्ध और सुरक्षित रहे। दूसरी चीज़ बता रहा है कि पक्की और समान धूसर ईंट जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान है, क्योंकि ढकी हुई नालियों का उल्लेख पुरातात्विक विद्वान और इतिहास इस सभ्यता के व्यवस्थित पानी की व्यवस्था को बताते हुए बताए हैं। तो लेखक ये बता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी है जिसमें ढकी हुई नालियों और पानी की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है। आगे देखते हैं। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड की दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कोठार मतलब अन्नागार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता। कर मतलब टैक्स के रूप में वहाँ से जो भी अनाज वहाँ की प्रशासन व्यवस्था द्वारा इकट्ठा किया जाता था उसको अन्नागार में रखा जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं धुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया। बोल रहे हैं कि जहाँ अन्नागार है उसके किनारे 9 चौकियाँ हैं और चौड़ी सड़कें हैं जिससे बैलगाड़ियों से अनाज को ढोया जाता रहा होगा। बोल रहे हैं इसी तरह का कोठार हड़प्पा की सभ्यता में भी पाया गया था। अब यह जगजाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। वर्षों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया। निर्मूल मतलब बिना तथ्य का। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। बोल रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में व्यापार नहीं, खेती भी उन्नत होती थी। लोगों का पहले अंदाज़ा था कि सिंधु घाटी के लोग अनाज को कहीं बाहर से मंगाते थे, लेकिन विद्वानों ने माना है कि यह जो सभ्यता थी मोहनजोदड़ो की, वह कृषि और पशुपालक प्रधान सभ्यता थी। लोहा शुरू में नहीं था पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी, मतलब पत्थर और तांबा उस सभ्यता में अधिक मात्रा में पाए जाते थे। लोहा प्रारंभ में नहीं था, पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाते थे।
जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। चकमक एक तरह का पत्थर होता है। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। रबी की फसल में आता है कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले। पुख्ता मतलब प्रमाणित साक्ष्य। यह सभ्यता का तर युग था, मतलब नम युग था। इसमें पानी की कमी नहीं थी जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होता था, अन्न का उत्पादन अच्छी तरह से होता, पशुपालन होता था, पत्थर और तांबे के उपकरण खेती के कार्यों में प्रयोग किए जाते थे।